तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 3 फर्स्ट ईयर बॉटनी का पीसी का जो गेस्ट पेपर करे थे 2021 का। क्वेश्चन 8 पे छोड़ा था हमने पार्ट 2 के अंदर। वहाँ पे क्वेश्चन 8 में ऑल करके पूछा होता है नेम 4 वायरल डिजीजेस। मॉडल पेपर में मैंने आपको वहाँ पे 2 पूछी थी, उस वक्त मैंने बोला था कम से कम आपको 4 तो याद होनी चाहिए। वहाँ पर मैंने आपको टोबैको मोज़ेक डिजीज़ लिखवाई थी, एड्स लिखवाया था, हेपेटाइटिस ए या सी लिख सकते हैं और पोलियोमाइलाइटिस लिख सकते हैं। हाँ, और इसके अलावा मैंने और भी नाम लिख दिए, कोल्ड्स, येलो फीवर, एनसेफेलाइटिस, रेबीज़, सारे याद कर लें। इतने याद करेंगे तो कम से कम आपको 4 तो याद रह ही जाएंगे। दूसरी बात ये कि ख्याल ये रखना है कि डिजीज़ पूछे तो डिजीज़ लिखेंगे, ये नहीं बताएंगे टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कराता है प्लांट्स के अंदर, HIV वायरस, एड्स कराता है, नहीं। वायरस के नाम नहीं लिखने से वायरल डिजीज़ेस लिखेंगे, बस इस बात का ख्याल रखें, वायरल डिजीज़ लिख रहे हैं, वायरस का नाम नहीं लिख रहे आप। उसके बाद अगला सवाल था विच एंटीबायोटिक इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कॉलरा एंड विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय फाइटोप्थेरा। तो एंटीबायोटिक जो कॉलरा से बनती है वो क्लोरिलिन होती है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़फुल होती है बैक्टीरियल डिजीज़ से। उसके बाद जो डिजीज़ फाइटोप्थेरा से हो रही थी उसका नाम था लेड ब्लाइट पोटैटो। बस नाम बताने थे दोनों के, तो आपने इस तरह से हेडिंग बना के थोड़ा सा प्रेजेंट कर दिया और नाम बता दिए। उसके बाद सवाल था डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन एंड नेम द ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन विच इट इज़ फाउंड। तो मैंने मॉडल पेपर में भी आपको जो है वो ये करवाया हुआ है, दोबारा से आ गया, पीछे ही बताया था पार्ट 2 के अंदर भी मॉडल पेपर में करवा चुकी हूँ मैं। बाकी शायद मैंने उसमें ये बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक होती है एंजियोस्पर्म्स की, किस प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है, 2 न्यूक्लियाई आते हैं और आके वो फ्यूज़ कर रहे होते हैं 2 न्यूक्लियस के साथ फीमेल गैमेट के अंदर, तो उस तरह की फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे। उसके बाद था वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूज़ इंसेक्ट्स एज फूड। तो ये वाला सवाल भी मैं आपको मॉडल पेपर में करवा चुकी हूँ, और पीछे भी जब मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की डेफिनेशन बताई थी तो रीज़न डिस्कस किया था कि इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है इंसेक्ट्स को एज अ फूड यूज़ करने की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी ये रीज़न मैं वहाँ मॉडल पेपर की वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर अगला सवाल भी कि वाई ATP इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी वाला सवाल भी मॉडल पेपर में डिस्कस हो चुका है सही से। उसके बाद अगला सवाल था डिफाइन एस्कोकार्प एंड नेम इट्स टाइप्स। तो एस्कोकार्प्स क्या होते थे, एस्कोमाइसीड्स के अंदर एक चीज़ बनती थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जिसको कहते थे एस्कस, ठीक है। तो वो जो एस्कस होते थे या जिसके प्लूरल जो एस्काई होते हैं, बहुत सारे एस्काई एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो डेंसली इंटरवूवन हाइफी वाला स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर जो उनकी हाइफी होती है, उनकी बॉडी होती है, उसके सारी जो एक्सटेंशंस होती थी वो आपस में इंटरवूवन होती हैं, बिल्कुल गडमड हुई हुई होती हैं और एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही होती हैं जो सारे उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्कस को कैरी कर रहे थे। उस तरह का जो इनका जो बॉडी हो जाती है उसको कहते हैं, जो कि इनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में इनकी एक बॉडी लाइक इनका एक स्ट्रक्चर बन जाता है सिंपली, उसको कहते हैं एस्कोकार्प। उसके बाद है उसकी जो है वो टाइप्स बतानी थी, तो उसकी जो थी वो 3 टाइप्स थी। एक था इसमें क्लेस्टोथीकियम था, पेरीथीकियम था, थीसियम या फिर एपोथीसियम, बस उसके नाम बताने थे तो आपने इस तरह से उसके नाम बता दिए। फिर अगली डेफिनेशन थी डिफाइन हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस प्लांट। तो वो प्लांट जो कि एक हेट्रोस्पोरस कौन से थे, जो 2 डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते थे अपनी लाइफ साइकिल में और वो दोनों स्पोर्स जो हैं वो 2 डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप हो जाते थे, यानी वो दोनों गैमेटोफाइट के अंदर डिफरेंट सेक्सेस होती थी, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटोफाइट के अंदर अलग अलग होते थे, सेपरेट होते थे दोनों गैमेटोफाइट में। क्यों? क्योंकि वो दोनों गैमेटोफाइट अलग तरह के स्पोर्स से डेवलप हुए होते थे। इस तरह के प्लांट्स को हेट्रोस्पोरस प्लांट कहते थे। और होमोस्पोरस में क्या होता था, वो प्लांट जो कि सिर्फ एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते थे, इसकी वजह से जो वो एक स्पोर से जो एक तरह का गैमेटोफाइट बनता था उसी के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो कैरी करता था, बेयर करता था वही एक ही गैमेटोफाइट। इस तरह के प्लांट्स को जो है वो होमोस्पोरस प्लांट्स कहते थे। उसके बाद कह रहे थे अगले सवाल में क्वेश्चन 11 में कि डिफाइन कर दें हेट्रोगैमी। हेट्रो का वर्ड होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, गैमी मींस गैमेट, तो यानी कि सिंपली इसकी डेफिनेशन हो गई प्रोडक्शन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट, मतलब इस तरह से डिफरेंट होते हैं, फंक्शनल के हिसाब से भी इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि एक जो होता है वो मेल होता है, मोटाइल होता है यानी कि मूव कर सकता है, और दूसरी फीमेल गैमेट बनती है जो कि नॉन मोटाइल होती है, मूव नहीं कर सकती और उसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। इस तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले प्लांट्स को, इस तरह की प्रॉपर्टी रखने को हेट्रोगैमी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं डिफाइन कर दें वाटर पोटेंशियल और डिस्क्राइब इट्स यूनिट। ये नहीं कहा कि यूनिट का सिर्फ सिंबल बता दें या सिर्फ नाम बता दें, डिस्क्राइब करना है तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे, सिंबल भी बताएंगे और ये बताएंगे होता क्या है, मतलब पूरा प्रॉपर सही से 1 नंबर के आधे नंबर के हिसाब से इसको डिफाइन कर देंगे।
तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि वो जो डिफरेंस आ रहा होता है फ्री एनर्जी का, मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो फ्री एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता है जब वो प्योर वाटर में होते हैं, और वही मॉलिक्यूल्स जब किसी ऐसे वाटर में होते हैं जिसके अंदर कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है या किसी और सिस्टम में होता है। ठीक है, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है और इसके अंदर जो है वो प्योर वाटर है, ठीक है, सिर्फ खाली पानी प्रेजेंट है, और ये दूसरा सिस्टम है और इसके अंदर जो है वो सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, यानी फॉर एग्जांपल ये एक सॉल्ट सोल्यूशन है और ये जो है वो प्योर वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी फ्री एनर्जी और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी होगी, इन दोनों सोल्यूशन में, दोनों सिस्टम के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी का डिफरेंस आएगा, यानी जो फ़र्क आ रहा होगा कि जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी इस सिस्टम में होगी उसके मुकाबले में जो फ़र्क इस सिस्टम में होगा जहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है या कोई और जो है वो कोई और सॉल्यूट प्रेजेंट, जैसे सॉल्ट प्रेजेंट है या शुगर वगैरह प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो वाटर की एनर्जी में फ़र्क आ रहा होगा उस फ़र्क को हम सिंपली कहते हैं वाटर पोटेंशियल। और आसान अल्फाज में समझाया जाए तो जो वाटर की सलाहियत होती है कि वो कोई काम कर सके, किसी भी इंसान की सलाहियत को, वैसे ही किसी की सलाहियत को जब देखना होता है तो हम उसके ख़िलाफ़ एक कॉम्पिटिटर लाते हैं, उसके ख़िलाफ़ एक काउंटर, एक चीज़ रखते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ वाटर है, उसके वाटर और वाटर के दरमियान तो कोई कंपटीशन या कोई काउंटर चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स को काउंटर करने के लिए कोई सॉल्यूट्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वाटर की कुछ ना कुछ वर्क होगा, उसकी फ्री एनर्जी जो होगी वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये जो फ्री एनर्जी होती है पता इसी तरह से चल रही होती है कि जब वाटर मूव कर रहा होता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर, तो यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वाटर की मूवमेंट होगी एक कंपार्टमेंट से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ। तो वाटर पोटेंशियल इस बात को भी शो कर रहा होता है कि वाटर की कितनी सलाहियत है, उसके अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, और वहीं पर काम करने की उतनी सलाहियत वहीं पर ज़्यादा होगी जहाँ पर उसके पास कुछ करने के लिए होगा, उसके पास कोई काउंटर करने के लिए कोई सब्सटेंस होंगे। अगर ये भी प्योर वाटर होगा और ये भी प्योर वाटर होगा तो दोनों के पास तो कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ ना पोटेंशियल का, फ्री एनर्जी का तो कोई डिफरेंस ही हुआ, यहाँ पे भी उतनी फ्री एनर्जी है, यहाँ पे भी उतनी फ्री एनर्जी है। लेकिन अगर किसी एक सोल्यूशन के अंदर जो है वो सॉल्यूट्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एक फ़र्क आ जाएगा फ्री एनर्जी का। फिर क्या होगा कि वाटर की फ्री एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, और फिर यहाँ से हायर से लोअर की तरफ एक तरह से वो मूव करेगा। अगर हम दोनों सिस्टम को इस तरह से बना दें कि यहाँ पे एक परमेबिलिटी बना दें कि वाटर मूव, मतलब उसको मूव करा सकें, वहाँ से मूव करवा सकें बेसिकली। ठीक है, बहुत डिटेल होगा, इतनी लंबी नहीं करनी है, बस आपने यहाँ पे डेफिनेशन बतानी थी। उसके बाद इसका यूनिट बता देंगे वाटर पोटेंशियल का कि वो होता है उसका यूनिट जो होता है वो प्रेशर के अंदर ही एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मेगा पास्कल होता है, और उसका सिंबल जो होता है वो इस तरह से होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया। उसके बाद अगला सवाल था वाई आर लाइकोप्सिडा नोन एज क्लब मॉसेस। तो कुछ लाइकोप्सिडा के अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव फर्टाइल लीव्स होते हैं, जो कि स्पोरोफिल्स होते हैं, वो इस तरह से कलेक्ट हुए होते हैं उनके स्टेम के अंदर कि वो उनकी जो होती है कोन लाइक अरेंजमेंट हो जाती है, जो कि स्ट्रॉबुलस बना रही है। उनकी जो कोन लाइक अरेंजमेंट होती है लीव्स की उनके स्टेम पर, वो स्ट्रॉबुलस कहलाती है। उस स्ट्रॉबुलस का जो शेप था ना वो क्लब शेप था। स्ट्रॉबुलस के सिंपल रीज़न ये कि स्ट्रॉबुलस के क्लब शेप की वजह से जो है वो इनको लाइकोप्सिडा को क्लब मॉसेस कहते हैं। जो मॉसेस जो थे वो ब्रियोफाइट्स थे, लाइकोप्सिडा जो है वो ट्रैक्योफाइट्स हैं। तो ये इनको क्लब मॉसेस क्यों कह रहे हैं? इनके जो थोड़े बहुत जो इनकी लीव्स का साइज़ होता है ना वो बिल्कुल ब्रियोफाइट्स की तरह थोड़ा छोटा छोटा होता है। ब्रियोफाइट्स लोअर प्लांट से छोटे प्लांट से, तो क्योंकि इनके लीव्स भी थोड़े छोटे होते हैं, दूसरा इनके स्ट्रॉबुलस का क्लब शेप होता है, इसकी वजह से इनको क्लब मॉसेस कहते हैं। बाकी वैसे इनकी कोई ताल्लुक नहीं है ब्रियोफाइट से, ये ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था डिफाइन क्रोमोसोम्स एंड नेम देयर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो क्रोमोसोम्स, एक बात आपने याद रखनी है, क्रोमोसोम सिर्फ न्यूक्लियस में तभी नजर आएंगे जब सेल डिवीजन होती है। तो ये लाजमी आपने लिखना है डेफिनेशन में कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स बना लेता है इस तरह से। वो जो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या कह रहे होते हैं? क्रोमोसोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन बन रहे होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की कंडेंसेशन की वजह से। इसकी टाइप्स थी, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के हिसाब से इसकी टाइप्स थी। मेटासेंट्रिक तब था जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है, दो इक्वल आर्म्स बना रहा होता है। सब मेटासेंट्रिक इस तरह से था कि सेंट्रोमेयर जो होता है वो इस तरह से प्लेस होता है, एक छोटा आर्म बनता है और एक बड़ा आर्म बनता है, अनइक्वल आर्म्स बनते हैं। और एक्रोसेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक तब था कि जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल मतलब एंड पे था और एक बिल्कुल छोटा सा आर्म और एक बहुत बड़ा सा आर्म बन रहा था क्रोमोसोम का। और टेलोसेंट्रिक तब तक कि जब सेंट्रोमेयर बिल्कुल टर्मिनल पे था और कोई छोटा आर्म नहीं बन रहा, सिर्फ एक ही आर्म बन रहा था बड़ा सा।
उसके बाद और करके बोला था कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और इम्बिबिशन की डेफिनेशन बता दें। डिफ्यूजन की मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सिंपली जो मूवमेंट होती है आयंस की हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, यानी अपनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, वो डिफ्यूजन कहलाती है सिंपल। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस तब कहलाती है जब वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहे हैं किसी ऐसी मेम्ब्रेन से जो उसको परमिएबल करे, उसको जाना अलाउ करे, यानी जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है अपने ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो उसका फ़र्क याद रखिएगा, डिफ्यूजन जनरल है, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन मूव करे, और ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद इम्बिबिशन हो जाती है कि जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाती है ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी वाटर लविंग होते हैं, और जिसकी वजह से यानी वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से वो जो स्वेल कर जाते हैं, उस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा घर में जब चने वगैरह भी होते हैं, अगर उनको पानी में डाल के छोड़ रहे हैं तो वो थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन बता देंगे ब्रियोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स की। क्वेश्चन नंबर 13 था, तो बता देंगे कि ब्रियोफाइट्स जो होते हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और इनकी ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन में जो होते हैं डोमिनेंट गेमेटोफाइट्स होते हैं, और एम्फीबियस नेचर होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ब्रियोफाइट्स की होती हैं, इसकी डेफिनेशन को बता रही होती हैं। ट्रैकियोफाइट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स थे, वेस्कुलर यानी कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज थे, जाइलम और फ्लोएम थे। ब्रियोफाइट्स छोटे प्लांट थे, इनको एज सच बॉडी में कंडक्शन के लिए किसी टिश्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रैकियोफाइट्स बड़े होते हैं, इनको कंडक्शन के लिए वेस्कुलर टिश्यूज चाहिए होते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इनकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डोमिनेंट स्पोरोफाइट्स होते हैं, नॉन एम्फीबियस नेचर होती है। ये सारे ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं। इस डेफिनेशन को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि आप इससे आराम से 2 से 3 डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं ब्रियोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स का, कि एक वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर होगा, इसमें टिश्यूज़ नहीं होते वेस्कुलर टिश्यू, इसमें होते हैं। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गेमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ये एम्फीबियस नेचर के होते हैं, नॉन एम्फीबियस के नेचर होता है। आराम से 4 डिफरेंसेस भी निकल रही हैं। फिर और करके पूछा हुआ था कि स्टोमेटा क्या होता है, और वो फैक्टर्स बता दें इफेक्टिंग दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो लीफ की सबसे आउटर एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, यानी आंखों से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स और हर्बेशियस स्टेम। सिंपल डेफिनेशन हो गई स्टोमेटा की। 2 फैक्टर्स इफेक्ट करे थे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को, एक था लाइट और दूसरी थी कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। ये आपने याद करना था। उसके बाद अगला सवाल था नेम द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। सिर्फ नाम बताने थे तो आपने बता दिए, एक होते हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स, एक होते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। एक पार्शियल रूट वाले होते हैं और एक टोटल रूट वाले होते थे। उसके बाद अगला सवाल था ऑल करके कि डिफाइन स्टेमन एंड नेम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टेमन। तो स्टेमन क्या था, फ्लावर का वो पार्ट जो कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी कि वो उसके माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि बेयर कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं माइक्रोस्पोर्स, जो उसके गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाला जो फ्लावर का पार्ट होता है उसको स्टेमन कहते हैं। इसके कंपोनेंट में क्या होता था, इसका एक स्टॉक होता था जिसको फिलामेंट कहते थे, और वो एक रिसेप्टिकल बेयर कर रहा होता था जो कि जिसके अंदर पॉलन प्रोड्यूस हो रहे थे, गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जिसको एंथर कह रहे थे। ये हो जाते हैं इसके कंपोनेंट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 के व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एटीपी। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एटीपी जो होता है वो बना होता है, एक बेस होती है एडेनिन बेस होती है, फिर उसमें शुगर होता है जो कि राइबोस होती है, और इसके अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। इस तरह से आप सिर्फ नाम बता देंगे इसके 3 कंपोनेंट्स के, ठीक है, और कुछ नहीं बताना था इसमें। उसके बाद था कि व्हाट इज़ प्लाज्मेट्स। तो ये आप लाजमी बताएंगे कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल जो होते हैं वो सर्कुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं जो उनका एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। एक्स्ट्रा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उनका नॉर्मल न्यूक्लियस होता है ये उससे हटके प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा ही फंक्शन कर रहे होते हैं। इनको एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये अक्सर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी डबल स्ट्रैंड्स होंगे, डीएनए होगा। इनकी प्रॉपर्टी आपने खास करके बतानी है डेफिनेशन में कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है, प्रोक्रियोटिक जो न्यूक्लियोइड होता है, उससे इंडिपेंडेंटली वो कर रहे होते हैं, रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, और इनकी कोई एसोसिएशन नहीं होती बैक्टीरिया के नॉर्मल फंक्शन के हिसाब से, उसकी नॉर्मल न्यूट्रिशन या सर्वाइवल के हिसाब से उसकी कोई खास एसोसिएशन नहीं होती, यानी ना तो उसकी ग्रोथ करा रहे होते हैं, उसके बेसिक फंक्शन नहीं करवा रहे होते, दूसरे फंक्शंस होते हैं इनके, वो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल प्लाज्मेट्स। ये भी आपने याद रखना है, MCQ पॉइंट है कि ये वेक्टर बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद बताना थी डेफिनेशन बतानी थी स्पीशीज़ की और टेक्सोनॉमी की। स्पीशीज़ क्या होते हैं, सिंपल से वो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी जो होती हैं वो बहुत सारी फिजिकल फीचर्स कॉमन होती हैं, आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, वो होते हैं स्पीशीज़।
उसके बाद बताई थी टैक्सोनॉमी, तो इसमें जो वर्ड टैक्सो है वो निकला है टैक्सिस से। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब होता है लॉज, यानी कि वो तरीक़ेकार जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि वो टेक्निक जिसकी मदद से हम या तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हम नेमिंग कर सकते हैं, या हम क्लासीफाई कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे, वो टैक्सोनॉमी कहलाती है। यानी सादे अल्फाजों में अगर हमें किसी चीज़ को किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसका नाम देना है या उसको क्लासीफाई करना है, तो उसको क्लासीफाई इन सारे काम करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे वो हम उसकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे यूज़ करेंगे। उस सबको करने का तरीक़ेकार जो होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आके हो जाता है पीसी का कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट ईयर बॉटनी का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आई होप यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।